गरीब ससुराल और जादुई चकला बेलन। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुमित्रा अपनी बहू सोना के साथ रहा करती थी। सुमित्रा और उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से सोना का बेटा शहर नौकरी करने के लिए चला गया और पति बीमार होने की वजह से बाहर कोई काम नहीं कर पाता था। पर इतनी गरीबी होने के बाद भी सुमित्रा के ठाट बाट कुछ अलग ही थे। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। घर में किसी को खाने को रोटी मिले या ना मिले, सुमित्रा तीनों टाइम अपने हिस्से का खाना खाकर बैठ जाती और अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वह उसी से लड़ पड़ती। एक तरह से सुमित्रा का घर खुला मैदान था, जहां हर समय सुमित्रा इसी फिराक में रहती कि कब किससे कैसे लड़ सके। ऐसे ही एक दिन, अरे करंजली कलमुही, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, आज खाना बनेगा या नहीं भी। माँ जी को हर समय अपने खाने की पड़ी रहती है। मैंने कल ही माँ जी से कह दिया था कि आटा खत्म हो चुका है, अब इतने से आटे में किस किस के लिए रोटियां बनाऊं। जहाँ सोना थोड़ा सा आटा देखकर परेशान थी, तो वहीं सुमित्रा अपने खाने के लिए बैठी थी ताकि उसे जल्द से जल्द खाना मिल सके। पर तभी वहाँ सोना का ससुर आता है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों? और तुम जानती हो ना, अगर 5 मिनट और लेट हुआ तो तुम्हारी सास पूरा घर सर पर उठा लेगी। बापूजी, मैं जानती हूँ माँ जी कैसी है, पर मैं क्या करूँ, सिर्फ 2 जने का ही खाना बन सकता है। इतना सा आटा बचा है और खाने वाले हम लोग 3 हैं। बहू तुम मेरी चिंता मत करो, पहले अपनी सास का पेट भरो, मेरे लिए आज एक रोटी कम बना देना। हम दोनों ससुर बहू आधा आधा पेट खाना खा लेंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे। पर बापूजी, ये तो अभी के लिए है, रात के लिए क्या करेंगे हम? और आप तो हमेशा बीमार रहते हैं, बिना खाना खाए दवाई भी नहीं खा सकते। बहू रात का इंतजाम मैं कर लूंगा, अभी जल्दी से रोटियां तैयार करो। अब सोना जल्दी से रोटी तैयार करती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। सुमित्रा के साथ सोना का ससुर भी बैठा था। अब जैसे ही सुमित्रा पहला निवाला मुंह पर लेती है कि तभी उसे बाहर से किसी की भीख मांगने की आवाज आती है। अल्लाह के नाम पे मुझ गरीब भिखारी को कुछ खाने को दे दो। मुझ गरीब भिखारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे पेट भर खाना ना खिला सको तो 2 रोटी ही दे दो। 2 रोटी खाने से मेरी भूख शांत होगी और अल्लाह की दया दृष्टि तुम पर बनेगी। यहाँ हम खुद गरीब भूखे हैं, एक एक रोटी के मोहताज हैं, और ये भिखारी रोज सुबह शाम भीख मांगने आ जाते हैं। आज तो इस भिखारी ने हद ही कर दिया, मेरे खाने के समय में आ टपका। सुनिए जी, अगर आज आपने किसी भी भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा भी दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से घर में बैठे रहना, थोड़ी देर चिल्लाकर वे भिखारी अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। सुमित्रा, अगर तुम चुप रहती या धीरे से बोलती तो शायद वो भिखारी यहाँ से चला जाता, पर तुमने इतनी जोर से बोला कि उस भिखारी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो बिना रोटी लिए यहाँ से जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आज मैं अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को दे दूं? उस भिखारी की तो आज खैर नहीं, अभी बताती हूँ उस भिखारी को, और डंडा मारूंगी ना, उस भिखारी को मेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। सुमित्रा को उस भिखारी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस भिखारी की वजह से वे चैन से रोटी नहीं खा पाती। अब सुनीता डंडा उठाकर उस भिखारी को मारने के लिए जाती है, पर उसी समय सोना का ससुर सुमित्रा का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे भाग्यवान, किसी भूखे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पता नहीं कब परमात्मा किस रूप में आ जाए। ऐसा पाप मत कमाओ, डंडा नीचे रखो। सोना का ससुर सुमित्रा के हाथ से डंडा छीनकर रख देता है, पर भिखारी भी जिद्दी था। वह सुमित्रा की नजरों से दूर नहीं होता और वे एक बार उसे उकसाने की कोशिश करता है। बहन, मुझ भिखारी ने तुमसे 2 रोटी क्या मांग ली, तुम तो मुझे डंडे से पीटने लगी। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। मैंने सोचा था कि शायद तुम खुद से मेरा दुख समझोगी, पर मैं गलत दरवाजे पर आ गया। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से जाने लगता है कि तभी सोना वहाँ अपने हिस्से की रोटी लेकर आ जाती है और उस भिखारी को दे देती है। भिखारी जल्दी से उस रोटी को अपने झोले में रख लेता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। यह देखकर सुमित्रा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से वह सोना से लड़ती है। देख रहे हैं आप, मेरे मना करने के बाद भी इस कलमुही ने उस भिखारी को खाना दे ही दिया। आखिर इसने किसके हिस्से की रोटी दी उस भिखारी को?
माँ जी, आज मैंने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई भूखा जाए। और बापूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि परमात्मा के रूप में कभी भी कोई आ सकता है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम मेरी भी एक बात सुन ले। हम इतने गरीब नहीं थे कि हमें खाने के लाले पड़ जाए। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, शहर में जाकर काम कर रहा है, पर फिर भी 3 जनों का परिवार नहीं पल पा रहा है। ये सब कुछ तेरी मनहूस कदम पड़ने की वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से तू, तो खर्चा कम होगा और एक जने का खाना भी कम बनेगा। निकल करमजली मेरे घर से। इतना बोलकर सुमित्रा उसी डंडे से अपनी बहू को मारने लगती है और सोना को घर से निकाल देती है। बेचारी सोना रोती बिलखती अपने मायके की ओर निकलती है, पर रास्ते में उसे वही भिखारी मिलता है। बेटा, तुम्हारी सास बहुत बुरी है और उसी के कर्मों की सजा तुम और तुम्हारा परिवार भुगत रहा है। पर तुमने मेरा अच्छा चाहा। तुम हर गरीब पर तरस खाती हो और अपने हिस्से का खाना देकर उनका पेट भरती हो। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चकला और बेलन दे रहा हूँ। इस जादुई चकला बेलन की मदद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और तुम इससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। भिखारी अपना जादुई चकला बेलन सोना को देकर गायब हो जाता है। सोना को समझ नहीं आता कि वे भिखारी कौन था। अब सोना उस जादुई चकला बेलन को घर ले जाती है, जहां अपनी बहू को देखकर एक बार फिर सुमित्रा गुस्से से पागल हो जाती है। पर इसी बीच सुमित्रा अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए जादुई चकला बेलन से कहती है, हे जादुई चकला बेलन, मेरी सास का गुस्सा शांत कर दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। सोना के इतना बोलते ही जादुई चकला बेलन हवा में उड़ता है और सुमित्रा का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद सोना सारी बात समझने की कोशिश करती है। पर सुमित्रा है जो कि उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। और उसी वक्त सोना की ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। अपने ससुर की बिगड़ती हालत देखकर इस बार सोना चकला बेलन से अपने ससुर की तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करती है। हे जादुई चकला बेलन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ससुर को ठीक कर दो। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बना दो ताकि हमारे घर में खाने के लाले ना पड़े, और मेरी सास का दिल साफ कर दो ताकि वे किसी से नफरत ना करे। उनके अंदर इतना प्यार भर दो कि वे किसी से नफरत ना करे। जादुई चकला बेलन एक बार फिर हवा में गोल गोल नाचता है और सोना का छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा होती है। और पल भर में ही सोना के ससुर की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सुमित्रा भी एक अच्छी इंसान बन जाती है। नेहा एक गरीब कबाड़ी वाली थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर शादी के बाद भी उसके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि उसका ससुराल भी उसके मायके की तरह गरीब होता है। बेचारी नेहा अपने ससुराल में भी अपने मायके वालों की तरह अपने ससुराल वालों को पालती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, कुछ दिनों से बिल्कुल कबाड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ज्यादा समय तक कूड़ा चुन लूं। मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगी और शायद शाम को लेट घर आ पाऊँ, इसलिए आप प्लास्टिक और लोहे अलग कर दीजिएगा। ठीक है बहू, मैं ये काम कर दूंगी। अच्छा बहू, क्या तुझसे एक बात कहूँ? हाँ जी माँ जी, बोलिए। बहू, तुझे बहुत दुख हुआ होगा ना जब तुझे पता चला होगा कि तेरी शादी तेरे माँ बाप ने एक गरीब घर में करवाई है। हाँ माँ जी, हुआ, पर उससे भी ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति किसी भी काम का नहीं है। उसे तो हर समय नशे में डूबे रहना होता है और वे कोई काम धंधा भी नहीं करता। और उससे भी ज्यादा मुझे दुख हुआ जब आप ऐसे बीमार हालतों में भी कूड़ा बाहर बिनने जाती हैं। मुझे दुखी देखकर तूने इस घर की जिम्मेदारी अपने सर में तो क्यों लेनी पड़ी माँ जी। अगर मैं आपकी और अपने पति की देखभाल नहीं करूंगी तो कौन हमारे परिवार को पालेगा? आखिर इस पापी पेट का सवाल जो है। अच्छा चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए, बहुत रात हो गई है। अगर गौरव घर आ गया हो तो फिर आपको खाना खाने नहीं देगा। इतना बोलकर नेहा सारा कूड़ा एक जगह जमा कर देती है, अपनी सास के लिए खाना निकालती है। नेहा का पति गौरव एक नंबर का नशेड़ी आदमी था, जिसे सिर्फ जुआ और नशा करने की आदत थी।
दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ गौरव आ जाता है और अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है। माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, जल्दी से 10,000 रुपए दे दो। अगर मैंने उन गुंडों को 10,000 नहीं दिए तो वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अरे नालायक, तू पागल हो गया है क्या? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो अब कहीं काम भी करने नहीं जाती। बहू ने पूरा घर संभाला हुआ है। बहू सुबह से शाम तक कूड़ा चुनती है, जब जाकर हमारे पेट में अनाज का दाना जाता है। सही कहा माँ तूने। घर तो मेरी कबाड़ जमा करने वाली बीवी ही चलाती है, जो मायके में भी कूड़ा जमा करती थी, और ये बेचारी ससुराल में भी कबाड़ी वाली ही है। चल कबाड़ी वाली, पैसे निकाल। मैंने सुना है कबाड़ी वालों के पास बहुत पैसा होता है। आपका दिमाग तो ठीक है ना गौरव जी? अगर हम कबाड़ी वालों के पास इतने ही पैसे होते तो हम गरीब नहीं होते, और मैं आप लोगों के साथ ही रहती हूँ, किसी कोठे में नहीं। नेहा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए वे गौरव को पैसे देने से मना कर देती है। गौरव भले ही नशेड़ी और जुआरी इंसान था, पर वे अपनी माँ और बीवी से बहुत प्यार करता था। ये बात सुनकर नेहा के पास भी पैसे नहीं हैं, गौरव पूरी तरह से टूट जाता है और अपना सर पीटने लगता है। सारी गलती मेरी है, मुझे अपना घर संभालना चाहिए, पर ये मेरी बीवी मेरा घर संभाल रही है। मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी इस गंदी आदत से खुद का पीछा छुड़ाऊं? नेहा, मुझे एक भला इंसान बनना है, तुम्हारे साथ अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे, पर मैं ये सब कैसे करूं, मुझे बताओ। मैं जानती हूँ गौरव जी, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, पर इसके लिए आपको खुद को व्यस्त रखना होगा। आपको कहीं अच्छी जगह काम करना होगा, और काम करने से जो भी आप पैसे कमाएंगे वे सारे पैसे कर्जदारों को दे देना, और फिर कभी इस दलदल में मत जाना। नेहा गौरव को समझाती है। गौरव अपनी बीवी की बात मान जाता है, पर अगली सुबह होते ही फिर से गौरव को शराब की तलब होने लगती है। इसलिए गौरव रस्सी लाकर अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, नेहा मेरे हाथ पैर बांध दो, ताकि आज से मैं बाहर न जा सकूं, और तब तक मुझे बांध कर रखना जब तक मैं नशा करना ना छोड़ दूं और काम धंधा ना ढूंढूं। गौरव जी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपको नशा मुक्ति केंद्र भेजती, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर आप खुद भी सुधरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपका साथ जरूर दूंगी। गौरव के कहने पर नेहा खुद अपने पति का हाथ पैर बांध देती है और अपनी सास के साथ अपने पति को घर में अकेला छोड़कर खुद कबाड़ा जमा करने के लिए चली जाती है। नेहा के जाने के बाद रूपा लोहे प्लास्टिक को कबाड़ी में से अलग करने लगती है, और इसी बीच गौरव की हालत खराब होने लगती है और वह रोने लगता है। माँ, मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे एक घूंट शराब पीनी है और सिर्फ एक बार जुआ खेलना है। प्लीज मुझे खोल दो, मैं खुद सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू सुधरना चाहता है, और इसलिए मैं तुझे नहीं खोलूंगी। तू यहीं पड़ा रहे जब तक तू नशा करना छोड़ नहीं देता। रूपा अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने तड़पता हुआ देखती है, पर फिर भी कुछ नहीं करती। अब समय यूं ही बीतता है और नेहा दिन रात मेहनत करती और कबाड़ा बिनती। ऐसे ही एक दिन नेहा को कबाड़ा चुनते हुए सोने का कड़ा मिलता है। हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई जादुई चूल्हा है, और ये तो हमें मारने भी लग रहा है। हमें अपनी जान नहीं गंवानी भाई, भागो यहाँ से। पूरे गांव वालों को चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने भी सविता और उसकी सास को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसी चूल्हे में उसे जलाकर मार डालूंगा। मैं एक जादुई चूल्हा हूँ और मुझे यहाँ पर सविता और उसकी सास की मदद करने के लिए भेजा गया है। अगर किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि अपने काम से मतलब रखो। नेहा उस सोने के कड़े को फालतू का कड़ा समझकर अपने पास रख लेती है और घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि कुछ गुंडे
उसके घर आकर उसके घर का सामान घर से बाहर फेंक रहे हैं और उसकी सास और उसके पति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। शायद मैं पुराने ख्यालात की हूँ, इसलिए मैंने तुझे तेरे कहने पे नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन समय के साथ अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो मुझे लगता है कि घर चलाने के लिए घर के हर आदमी को काम करने की ज़रूरत है। तो तू एक काम कर, कल से नौकरी की तलाश कर लियो और नैना को मैं अच्छे से संभाल लूंगी। गुंडे धमकी देकर चले जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद नेहा अपनी सास को सोने का कड़ा दिखाती है और अपने डाउट्स भी बताती है और नेहा की सास उस कड़े को देखते ही पहचान जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू ये कोई मामूली कड़ा नहीं है, ये कड़ा सच में सोने का कड़ा है। शायद किसी का कड़ा खो गया होगा। खैर अभी ये एक कड़ा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्दी से जाकर तू इसे बेच दे ताकि हम इन गुंडों को पैसा दे सके। वो कड़ा काफी भारी और महंगा था, इसलिए बिना कोई देरी करे नेहा कूड़े में मिले उस कड़े को ले जाकर बेच देती है और कड़े को बेचने पर नेहा को अच्छी खासी रकम मिलती है, जिससे नेहा उन गुंडों को उनके पैसे दे देती है और बाकी के बचे पैसों से अपने पति का इलाज कराती है ताकि गौरव शराब पीना छोड़ दे। बहुत जल्द गौरव शराब पीना बंद कर देता है और ठीक होने के बाद खुद नौकरी करता है।